मिला टाइम्स में खुशामदीद। सीमांचल की सरजमीन से आप सभी को सलाम। बिहार में इलेक्शन हो रहा है और बिहार चुनाव की चर्चा पूरे देश में है। देश के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ सूबों में चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, लेकिन बिहार चुनाव की चर्चा पूरे देश में होती है। देश के बाहर भी बिहार के इलेक्शन की गूंज सुनाई देती है। कहा जाता है दिल्ली का रास्ता यूपी और बिहार होकर ही गुजरता है। मतलब है कि अगर किसी को दिल्ली में सरकार बनानी है, किसी को मरकज़ में हुकूमत करनी है, तो पहले उसे बिहार चुनाव को जीतना पड़ता है, पहले उसे यूपी चुनाव को जीतना पड़ता है। और इसलिए बिहार का ये चुनाव बहुत ज़्यादा अहम माना जा रहा है। पहले फ़ेज़ की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे फ़ेज़ की वोटिंग हो रही है। और अब तक जो लोगों का तज्ज़िया सामने आया है, सर्वे सामने आया है, उसमें यही कहा जा रहा है कि इस मरतबा बिहार में सरकार बदलने जा रही है। नीतीश कुमार के 20 सालों के दौर इक़्तिदार का खात्मा होने वाला है। सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी का हो रहा है। लेकिन बिहार के साथ साथ बिहार में सीमांचल की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है और सीमांचल पर भी पूरे देश की नज़र है, देश के बाहर के लोगों की नज़र है। और सीमांचल में चुनावी प्रचार प्रसार के लिए, चुनाव कैंपेन करने के लिए बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं। बिहार के भी बड़े बड़े लीडर्स सीमांचल में आए हैं और बिहार के बाहर के लीडर्स भी लगातार सीमांचल में आए हैं। और सिर्फ एक पार्टी के नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ पार्टियों के लीडर यहाँ आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पर तो इल्ज़ाम हमेशा लगता है कि वो हैदराबाद में रहते हैं और हैदराबाद से चुनाव लड़ने के लिए वो सीमांचल आते हैं, यहाँ उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस मरतबा सीमांचल के इलाके में चुनावी कैंपेन के लिए इकरा हसन साहिबा भी आती हैं, जो कैराना से समाजवादी पार्टी की एमपी है। इसी तरह खेसारी लाल यादव बिहार के दूसरे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो चुनावी कैंपेन के लिए यहाँ आए हैं। इमरान प्रताप गढ़ी साहब कांग्रेस के स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार यहाँ आते रहे हैं। दूसरी पार्टी के रहनुमा यहाँ आते रहे हैं। आरजेडी ने भी अपने तमाम लोगों को यहाँ मैदान में उतारा। उधर एआईएमआईएम के जितने लीडर्स हैं देश भर में, वो सब यहाँ मौजूद रहे। मुफ्ती इस्माइल साहब जो मालेगांव से एआईएमआईएम के रुकने असम्बली है, उन्होंने भी आकर यहाँ चुनाव प्रसार किया है, क्योंकि सीमांचल सभी के लिए सबसे अहम हो चुका है। लेकिन सीमांचल है क्या, सीमांचल के मसाइल क्या है, सीमांचल के इशूज़ क्या है, इसको समझना होगा, इसको जानना होगा। सीमांचल 4 ज़िला के मजमुआ को कहा जाता है। सीमांचल में पहला ज़िला आता है किशनगंज, दूसरा कटिहार, तीसरा पूर्णिया और चौथा अररिया। पूरे बिहार में तकरीबन 18% मुसलमानों की आबादी है और 18% में सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों की इकट्ठी आबादी पाई जाती है इन्हीं 4 ज़िला में। बकिया जगहों में जो मुसलमानों की आबादी, खा वो मिथिला का इलाका हो या बुधगया का इलाका हो या चंपारण का इलाका हो, मुसलमानों की आबादी फैली हुई है। और सीमांचल में इकट्ठी एक साथ मुसलमानों की पूरी आबादी पाई जाती है। पूरा का पूरा गांव यहाँ मुसलमानों का है। किशनगंज में 70% मुसलमानों की आबादी, अररिया में 46% मुसलमानों की आबादी, कटिहार में 48% मुसलमानों की आबादी, पूर्णिया में भी 40% मुसलमानों की आबादी। और अमूमन इन चारों ज़िला का लोकसभा का जो एमपी है मुसलमान ही होता है। हालांकि पूर्णिया से मुसलमानों का वोट पप्पू यादव को मिल पाता है और कोई मुसलमान वहाँ का एमपी नहीं बन पाता। अररिया का एमपी भी मुसलमान नहीं बन सका। कटिहार और किशनगंज के एमपी इस वक्त मुसलमान हैं। सीमांचल में मसाइल की लंबी फहरिस्त है, लेकिन सीमांचल के मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मसला और इशू है वो सैलाब का है, बाढ़ का है। नेपाल यहाँ से बिल्कुल नज़दीक, इधर नेपाल पड़ता है और नेपाल से 4-5 नदियाँ आती है और सीमांचल में आकर एक हो जाती है और फिर यहाँ से ये नदी गंगा में जाती है। और उसका नतीजा ये होता है कि पूरा सीमांचल का इलाका, अररिया का इलाका, किशनगंज का इलाका, पूर्णिया का जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, वो हर साल सैलाब की जद में आता है। लोगों के घर डूब जाते हैं, उनके रास्ते टूट जाते हैं, अपने घरों तक जाने के लिए उनके पास रास्ता नहीं है। अलमिया यह है कि किशनगंज के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अभी भी कई ऐसा इलाका है जहाँ 5 किलोमीटर या कह लीजिए 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए लोगों को 80 किलोमीटर लंबा चलकर जाना पड़ता है। फ़र्ज़ कर लीजिए ये नदी है और इस नदी के उस तरफ एक गांव है, लेकिन नदी में पुल नहीं बना हुआ है। अब इस पार के लोगों को उस पार जाने के लिए लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ता है, लंबा चक्कर काटना पड़ता है। अब नेपाल से यहाँ पर 4-5 नदी आती है, जिसमें एक महानंदा नदी है जिसके किनारे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। उसके बाद यहाँ एक परमान नदी और बहुत बड़ी नदी है। इसी तरह यहाँ की एक नदी है जिसको नोनी नदी कहा जाता है, बकरा नदी कहा जाता है, कुछ और नदी है, कोसी नदी यहाँ से दूर है लेकिन उसका असर भी इधर होता है। अब ये तमाम नदियाँ नेपाल से आती है, नेपाल के पहाड़ों से पानी गिरता है और 4 नदियाँ इस इलाके में आती है, सब मिलकर एक हो जाती है। तो चारों नदी का जो सैलाब है, जो पानी यहाँ के इकट्ठा हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है और पूरा इलाका इसकी जद में आ जाता है। अब ज़रूरत थी इस इलाके में पुल बनाने की, सड़कें बनाने की, लेकिन वो काम 70 सालों में नहीं हो सका। मैं अमौर के इलाके में गया, मैंने वहाँ के लोगों से बातचीत की। वहाँ की मैंने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि वहाँ एक खारी घाट है। अब आज़ादी से अब तक वहाँ पुल नहीं बन सका।
17 साल पहले वहाँ एक पुल का काम शुरू हुआ, लेकिन पुल का काम नहीं हो सका। फिर नाली जो नदी है उसका कटाव और बढ़ जाता है। दोबारा वहाँ अख्तर उल इमान ने उस पुल को बनाने का काम शुरू किया। अब वहाँ के लोगों ने बताया कि जलील मस्तान पिछले 30 सालों से यहाँ के एमएलए रहे। ऑन रिकॉर्ड वहाँ के लोगों ने कहा कि जब जनता पूछती थी, सवाल करती थी कि यहाँ पुल क्यों नहीं है, पुल बनना चाहिए, तो जवाब होता था वहाँ के कांग्रेस के एमएलए का कि अगर पुल बन जाएगा तो बंगाल से गुंडे आ जाएंगे, चोर डाकू आ जाएंगे और हमारा गांव हम लोग की जद में रहेगा। इसी तरह किसी ने कोई सवाल पूछ दिया तो उसको कहा जाता था तुम होते कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो इस तरह के मसाइल रहे। एक और इलाका है जहां 80 किलोमीटर का इलाका अब आसानी से तय हो जाता है, क्योंकि वहाँ अब पुल बन गया है और अभी तक आज़ादी के बाद से वहाँ पुल नहीं बन सका था। और इस तरह के बेशुमार इलाके हैं। बहुत ज़्यादा पुल भी ऐसे इलाके में गिरा। आपने लगातार ख़बरों में देखा होगा कि बिहार में पुल किसी भी वक्त गिर जाता है और सरकार भी वहाँ किसी वक्त गिर जाती है। और बिहार के जिस इलाके में सबसे ज़्यादा पुल नीचे गिरा है, ज़मीन दोज़ हुआ है, तो वो यही किशनगंज यानी सीमांचल का इलाका है। इसके अलावा सीमांचल में कहीं पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई अच्छा शानदार अस्पताल नहीं है। यहाँ के लोग ज़्यादातर रोज़गार के लिए मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और मुख्तलिफ़ शहरों में रहते हैं। यहाँ जो एजुकेशन है उसके मसाइल अभी तक हल नहीं हो सके। एमयू सेंटर की क़याम कांग्रेस के दौरे हुकूमत में पड़ गई थी, लेकिन उसका फ़ंड रिलीज़ नहीं किया गया और एमयू सेंटर भी यूं ही खाली पड़ा हुआ है। तो डेवलपमेंट वो एजुकेशन के मैदान में हो या दूसरे मैदानों में हो, हेल्थ के मैदान में हो, वो अभी तक नहीं हो सका। और इस तरह यहाँ के मसाइल की लंबी फहरिस्त है। लेकिन अलमिया यह है कि यहाँ के मसाइल का किसी को अंदाज़ा नहीं था, यहाँ की इशूज़ का लोगों को अंदाज़ा नहीं था। जब मौलाना असरारुल हक कासमी रहमतुल्लाह अलैह पहली मरतबा साल 2009 में MP बने तो यहाँ के मसाइल का, यहाँ के इशूज़ का लोगों को इल्म हुआ। उसके बाद जब दोबारा 2014 में MP बने तब लोगों ने और हालात को जानना शुरू किया, पता चला कि सीमांचल क्या है। लेकिन जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ आ जाती है हैदराबाद से, पहला चुनाव वो 2015 में लड़ती है, फिर 2019 में लोकसभा का चुनाव, 20 में असम्बली का चुनाव, 5 सीटों पर जीत मिल जाती है, फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव, फिर 25 में चुनाव। तो सीमांचल को लोगों ने जानना शुरू किया, सीमांचल को लोगों ने समझना शुरू किया, सीमांचल के मसाइल क्या है। इस पर देश भर में बहस हो रही है। मुझे कई ऐसे PhD स्कॉलर्स मिले जो सीमांचल पर बहस कर रहे हैं, जो सीमांचल पर PhD कर रहे हैं। सीमांचल में कितनी ज़ात और बिरादरियाँ पाई जाती है उस पर वो गुफ्तगू कर रहे हैं, मकाले लिखे जा रहे हैं। तो अब सीमांचल को लोगों ने जानना शुरू किया। बहुत सारी NGOs ने अब यहाँ स्कूल बनाना शुरू किया है, यहाँ अस्पताल बनाना शुरू किया है। तो सीमांचल के मसाइल क्या है अब वो डिस्कोर्स का हिस्सा बना है, डिस्कशन का पार्ट बना है। अब तक ये डिस्कशन का पार्ट नहीं बन सका था और वजह यह थी कि यहाँ के लोगों की वोट की कोई वैल्यू नहीं थी। सियासत में एक बात बहुत अहम है और अहम क्या है कि अगर सियासत में आपके पास ऑप्शन है, अगर आप एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को वोट देना जानते हैं तो फिर आपके वोट की वैल्यू होगी। अगर आपके पास ऑप्शन ख़त्म हो जाता है कि एक ही पार्टी है जिसको आपको वोट करना है, दूसरी पार्टी को आप वोट ही नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपके वोटों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। क्योंकि दो यहाँ अलायंस से दो आइडियोलॉजी है। एक आइडियोलॉजी मुसलमानों के एंटी है, वो खुलकर कहती है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए और फिर मुसलमान भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं। और दूसरी जो आइडियोलॉजी है, मुसलमान उसको मानता है, उसको समझता है, मुसलमान उसको वोट करता है। अब उस आइडियोलॉजी की, उस विचारधारा की पार्टी को लगता है कि मुसलमान तो हमें ही वोट करेगा, उधर मुसलमान जाने वाला नहीं है। तो फिर मुसलमान अपने नेता से सवाल नहीं कर पाता। मुसलमान अगर सवाल पूछता है तो सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन अगर आपके पास तीसरा ऑप्शन हो जाता है, थर्ड ऑप्शन हो जाता है कि इन दोनों के अलावा भी किसी को हम वोट दे सकते हैं, तो फिर उस वक्त मुसलमानों के वोट की, आपके वोट की वैल्यू बढ़ जाती है, अहमियत बढ़ जाती है। फिर आपको पूछा जाएगा, आपके मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी। और इस वक्त सीमांचल को लेकर के जो सभी परेशान हैं, यहाँ के मसाइल पर जो तवज्जो दी जा रही है, मुख्तलिफ नेताओं के हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ आ रही है, तो इसी वजह से कि सीमांचल में एक तीसरी पार्टी भी आई है। उसने यहाँ के लोगों को ऑप्शन दिया कि अगर पहले से आपके एमएलएज़ ने, एमपीज़ ने काम नहीं कराया तो हम आपका काम कराएंगे। उन्होंने कुछ काम कराया, उन्होंने सड़कें बनाई, पुल बनाया, तो उसका नतीजा यह है कि सीमांचल पर अब बहस हो रही है। और ये सीमांचल के लिए बहुत ही बेहतर है। वोट किसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, आपका फ़ैसला है। आपका एमएलए कौन बने, आपका एमपी कौन बने, इसका फ़ैसला यहाँ के लोगों को करना है, यहाँ के लोगों का राइट है। मैं नाम भी किसी का नहीं ले सकता। लेकिन सियासत में अगर ऑप्शन होता है तो आपके वोटों की वैल्यू होती है, और अगर सियासत में आपके पास ऑप्शन नहीं होता तो फिर आपके वोटों की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। और पिछले 6-7 सालों से यहाँ के लोगों को ऑप्शन मिला है कि आप अपने वोट से किसी को हरा सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं। एक पार्टी को लगातार आप वोट करते रहे, उसके कैंडिडेट ने, उसके नुमाइंदे ने आपका काम नहीं किया, आपके मसाइल पर तवज्जो नहीं दिया। उनको लग रहा था कि लोग जाएंगे कहाँ,
और अब अगर आपको ऑप्शन मिला है तो ये आपकी कामयाबी है, आपके लिए नेमत गैर मुतरक़्क़बा है। और सियासत में या देश में, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में उसी समाज की, उसी कम्युनिटी की वैल्यू होती है जिसके पास ऑप्शन होता है। जैसे दूसरी कम्युनिटीज़ है कि ओबीसी है, यादव समाज है, उनके पास दोनों तरफ ऑप्शन है, इधर भी वोट कर सकते हैं, उधर भी वोट कर सकते हैं। इसलिए उनके मसाइल को हर एमएलए हल करता है। बीजेपी का अगर एमएलए बन जाता है और यादवों की बस्ती है, सहनियों की बस्ती है, तो भी उनके मसाइल को हल करता है। अगर इंडिया अलायंस का, कांग्रेस आरजेडी का एमएलए उनके इलाके का बन, तो भी काम करता है कि उन्हें उनका वोट चाहिए। लेकिन जब आपकी इमेज ये बन जाती है कि आप एक ही को वोट करेंगे, दूसरे को वोट नहीं करेंगे, तो फिर आपके वोटों की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इसलिए सीमांचल पर सभी की नज़र है कि सीमांचल में किसको जीतना है और किसको नहीं जीतना है। अब देखना यह है कि इस मर्तबा सीमांचल से किसको कितनी सीटों पर जीत मिलती है। सीमांचल में जब तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं आई थी, उस वक्त सीमांचल की ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही थी। बहुत कम लोग सीमांचल का लफ्ज़ बोलते थे या सीमांचल के मसाइल का तस्करा हो जाता था। लेकिन अब किशनगंज सीमांचल की राजधानी बन चुकी है। देश भर के लोग, बिहार के लोग वहाँ आकर जमा रहते हैं, वहाँ के तमाम होटल्स बुक रहते हैं। फिर अररिया और दूसरे इलाकों की भी अहमियत हो चुकी है। यहाँ के मसाइल पर लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। अब लोग दिखा रहे हैं कि हाँ, किस तरह नदियों के मसाइल है, किस तरह सैलाब के मसाइल है, किस तरह अवामी मसाइल है, किस तरह ख़त्ते इफ़लास से नीचे लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। आप रिसर्च कर लीजिएगा। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पसमादा इलाका बिहार माना जाता है, और बिहार में सबसे ज़्यादा पसमादा जो इलाका है यही सीमांचल का है, और सीमांचल में किशनगंज का इलाका है। यहाँ आज भी मुसलमानों के पास पुख्ता मकान नहीं है, यहाँ के लोगों के पास रोज़गार नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो सड़कों पर, सरकारी ज़मीनों पर रहने को मजबूर हैं या मरैया में रहते हैं। सैलाब में उनका घर उजड़ जाता है, बारिश में वो परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ से गुर्बत का ख़ात्मा कैसे हो, यहाँ के मसाइल हल कैसे हो, इस पर अब बात करना ज़रूरी हो गया है। और इनको एक पॉलिटिकल ऑप्शन मिला है, एक पार्टी इनके बीच में आई है, तो अब यहाँ के लोग सवाल करने लगे हैं। अब देखना यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में किसको कितनी सीटों पर जीत मिलती है। सीमांचल में लड़ाई आरजेडी और एमआईएम में बहुत टफ हो चुकी है, क्योंकि आरजेडी को यहाँ पिछली मरतबा वैसी कामयाबी नहीं मिली। एआईएमआईएम के सीमांचल में 2020 में 5 सीटों पर जीतने का मतलब यह था कि आरजेडी की मुसलमानों पर मजबूत पकड़ नहीं रही, और मुसलमानों ने तेजस्वी यादव को छोड़कर, आरजेडी को छोड़कर एआईएमआईएम को अपनी पार्टी बना लिया है, असदुद्दीन ओवैसी को अपना लीडर चुन लिया है। और इसी वजह से 2025 के चुनाव में आरजेडी ने इसको सीरियस ले लिया। सबसे पहले तो बीच में ही आरजेडी ने 4 एआईएमआईएम के एमएलएस को तोड़कर अपने साथ मिला लिया, और उसके बाद इस चुनाव में इकरा हसन को यहाँ भेजा गया। इमरान प्रताप गढ़ी साहब लगातार आ रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं कि इस मरतबा एआईएमआईएम को एक भी सीट पर जीत ना मिल सके। उधर एआईएमआईएम भी पूरी कोशिश कर रही है कि पिछली मरतबा जिन 5 सीटों पर उसे जीत मिली थी वो 5 सीटें उसकी निकल जाए, बल्कि उससे ज़्यादा सीटें उसकी निकल जाए, और एमआईएम दोबारा इस इलाके को अपना गढ़ बनाने में कामयाब रहे। अब 14 रिज़ल्ट को फैसला होगा कि एआईएमआईएम को कितनी सीटों पर यहाँ जीत मिलती है, या आरजेडी तमाम सीटों पर, कांग्रेस तमाम सीटों पर जीत जाती है, एमआईएम का सफाया हो जाता है। ये 14 रिज़ल्ट को फैसला होगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।